हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मनीष सिसोदिया की। आपको बता दें कि आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया से फिर से पूछताछ होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। तो आज दिल्ली में सिसोदिया से फिर से पूछताछ जो है वो होने जा रही है। और अब सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया से, क्योंकि कल सीबीआई ने यह हवाला दिया था कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी हां, शराब नीति के अंतिम ड्राफ्ट पर पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया हुआ है। शराब नीति की गायब फाइल को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करेगी। लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही थी। कल मनीष सिसोदिया की जो रिमांड थी 5 दिनों की, वो खत्म हो गई थी। अब उनको फिर से रिमांड पे भेज दिया गया और फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। तो मनीष सिसोदिया से सवालों का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। सीबीआई ने कोर्ट में यह हवाला दिया कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि मनीष सिसोदिया की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है पूछताछ के नाम पर। लेकिन कल जिस तरीके से बड़ा दिन था मनीष सिसोदिया के लिए कि जमानत अर्जी पर भी उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन जमानत भी नहीं मिली और उसके बाद में अब 10 मार्च को इस पर सुनवाई होगी और अब 2 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है उनकी। तो आज एक बार फिर से सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा मनीष सिसोदिया से। सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से सीबीआई हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। जी और नेता, कल की खास बात ये रही कि सिर्फ वकीलों से बात नहीं की कोर्ट ने डायरेक्ट मनीष सिसोदिया से भी बात की, उनसे भी सवाल किया कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मनीष सिसोदिया का साफ तौर पे कहना था कि एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, मुझे खाना टाइम पे मिल रहा है, कोई शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जा रही है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना हो रही है। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई को कि इस बात का भी संज्ञान लिया जाए। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज होगी आम आदमी पार्टी की एंट्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री होने वाली है छत्तीसगढ़ के चुनाव में। आम आदमी पार्टी की एंट्री से राज्य की सियासत की सरगर्मी बढ़ जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबले के असर जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी यहां पर टक्कर होती रही है। लेकिन अब इस बीच जब तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी एंट्री करेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है देखेंगे कि, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अभी जो वक्त है, मौजूदा वक्त में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आ जाए तो शायद मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अलग अलग जाकर के आम आदमी पार्टी अलग, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग अपनी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। लिहाजा अब अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर जाएंगे और आपकी एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबले के असर नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर के केजरीवाल ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी कि उसका बच्चा। और जरा से आम आदमी पार्टी का महा अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में घर घर जाने का अभियान जो है वो शुरू करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि पार्टी के जो नेता है वो सिसोदिया और जैन के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। जी, आम आदमी पार्टी बताएगी कैसे दर्ज किए गए हैं नेताओं पर झूठे मुकदमे। आप नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, मोहल्ला सभा करेंगे, बताएंगे मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। आपको रोकने के लिए बीजेपी के द्वारा ये एक साजिश की गई है। तो महाअभियान जो है वो आम आदमी पार्टी ने चलाने का फैसला कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले बताया था कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी। डोर टू डोर जाकर लोगों को बताया जाएगा कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ साजिश की गई। और इसी साजिश के तहत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को जेल भेजा गया है, गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया को। वहीं सत्येंद्र जैन जो है वो 9 महीने से जेल में है। बिल्कुल, तो आप नेता और कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच जाएंगे, घर घर जाएंगे। घर घर जाने का अभियान आम आदमी पार्टी आज से शुरू करने वाली है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी का दरअसल इसके पीछे मकसद ये है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मामले दर्ज है उसके बारे में आम आदमी पार्टी बताएगी कि कैसे उनके नेताओं पर झूठे मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए हैं। आप नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर समझाएंगे कि ये जो है ये गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए षड्यंत्र के तहत की गई है। जी, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, ये जाकर बोलने वाले हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। मोहल्ला सभाएं भी वो करेंगे और डोर टू डोर जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है।
चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये दिल्ली से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिल्ली के शिक्षकों को एलजी दफ्तर से मंजूरी मिल गई है। फिनलैंड जाने की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली के एलजी ने यह मंजूरी दे दी है। शिक्षकों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो लगातार मांग की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि एलजी के दफ्तर में फाइल अटकी हुई है, शिक्षकों को फिनलैंड भेजना था, तो अब उसको मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि अब ये संख्या बढ़ गई है। अब ये संख्या कुल मिलाकर के 87 शिक्षक ऐसे हैं जो अब फिनलैंड का दौरा करेंगे, वहां पर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। इससे पहले 52 शिक्षक ऐसे थे जो जाने वाले थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ा दी गई है। तो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो शिक्षक हैं वो फिनलैंड जाएंगे, फिनलैंड का दौरा करेंगे। रवीश, आपको याद होगा कि दरअसल फिनलैंड जाने की बात को लेकर के आम आदमी पार्टी और एलजी में कितनी तकरार देखी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और साथ साथ मनीष सिसोदिया जब वो शिक्षा मंत्री थे वो लगातार ये कई बड़े आरोप एलजी पर लगाते आ रहे थे नजर कि नहीं भेजा जा रहा है फाइल को, फिर धीरे धीरे कैसे मंजूरी मिली, क्या कुछ हुआ। लेकिन अब मनीष सिसोदिया जो चाहते थे कि शिक्षक जाएं वो अब अंदर है, लेकिन शिक्षकों का ये दौरा हो रहा है फिनलैंड का। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार इसको लेकर काफी ज्यादा गतिरोध देखने को मिला था एलजी और मनीष सिसोदिया के बीच में, और वो लगातार कह रहे थे कि फाइल को रोका गया है, वो शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं, लेकिन शिक्षकों को फिनलैंड नहीं भेजने देना चाहते हैं एलजी। तो लगातार इसको लेकर दोनों के बीच में गतिरोध भी देखने को मिला था। हालांकि पहली बार नहीं है, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तो लगातार गतिरोध देखने को मिलता रहता है, लेकिन शिक्षकों का जो ग्रुप है उसको कई बार फॉरेन में भेजा जा चुका है कि वहां किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज अपनाई जाती है उसकी स्टडी करने के लिए। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर असम के सीएम रहने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। जी हाँ, मुलाकात में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह पर चर्चा करेंगे। त्रिपुरा और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है। तीनों राज्यों में बन रही है बीजेपी की सरकार या बीजेपी गठबंधन में शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, ऐसी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको यही बता रहे कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो आज दिल्ली में रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा के साथ भी बातचीत करेंगे। त्रिपुरा और नागालैंड में दरअसल शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार जो है वो बन रही है, लिहाजा हर राज्य में वहां के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। शपथ ग्रहण समारोह में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी खबर है। तो आज दिल्ली के दौरे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा जो है वो आएंगे। आने के बाद बता दें अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बात जयपुर की करते हैं। जयपुर में वीरंगाओं का धरना जो है वो जारी है। 6 दिनों से धरने पर बैठी हैं शहीदों की वीरंगानाएं। सरकार की उपेक्षा से आहत होकर मांगी है इच्छा मृत्यु। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में लगातार धरना जारी है। शहीदों की जो विधवाएं हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं। 6 दिन से लगातार उनका यह धरना चल रहा है। बता दें कि दरअसल पुलवामा हमला आप सभी को याद होगा। पुलवामा हमले में वीर गति को प्राप्त हमारे शहीद हुए थे और सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए भी ये लोग गए थे। राज्यपाल को ज्ञापन में इच्छा मृत्यु की इजाजत इन लोगों ने मांगी थी। राज्य सरकार पर कई आरोप इन वीरांगनाओं के लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शहीद परिवारों को गहलोत सरकार जो है वो अपमानित करने का काम कर रही है। सीएम आवास पर पुलिस ने अभद्रता और मारपीट इनके साथ की, लिहाजा अब राजस्थान सरकार पर बड़े आरोपों के साथ 6 दिनों से धरने पर शहीदों की वीरांगनाएं जो है वो बैठी हुई है। सरकार की उपेक्षा से आहत होकर इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। जो वीरांगनाएं हैं उन्होंने कहा था कि सरकार ने कुछ वादे उनके साथ किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। यहां तक कि सीएम हाउस में अभद्रता उनके साथ की गई। तो लगातार ये जो वीरांगनाएं हैं ये धरने पर बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं कर सकती तो कम से कम जो है इनको इच्छा मृत्यु ही दे दी जाए। तो शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार की जो खबरें थी वो सामने आई थी। पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे उनकी विधवाएं हैं ये जो कि धरने पर बैठी हुई है। 6 दिनों से इनका लगातार धरना चल रहा है। वीरांगनाओं ने सीएम गहलोत से एक प्रस्ताव रखा है, कुछ मांग उन्होंने रखी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके साथ जो अभद्रता हुई है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता तो कम से कम उनको इच्छा मृत्यु ही दे दी जाए। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर में ये तमाम वीरांगनाएं जो हैं वो 6 दिन से धरना दे रही हैं और 6 दिन से धरना दे करके दरअसल इनकी कुछ मांगें जो मनवाना चाहती थी। इन्हीं मांगों को लेकर जब इन्होंने सीएम साहब से मिलने की कोशिश की, वहां पर ये पहुंची तो इनके साथ अभद्रता की गई, इनके साथ मारपीट की गई। वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन लोगों ने इनके साथ बदतमीजी की। अब ये लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि 6 दिन से धरना भी दे रही है, लेकिन अब आपको बता दें जब इनके साथ मारपीट की गई, इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो अब ये लोग जो है वो इच्छा मृत्यु की इच्छा कर रही है और अब ऐसे में ये लगातार धरना प्रदर्शन वहां पर दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की। आपको बता दें कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर महिलाएं जो हैं वो 23,360 पौधे लगाएंगी। तो एमपी के सीएम शिवराज का आज जन्मदिन और इस मौके पर पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। महिलाएं जो है वो 23,360 पौधे लगाएंगी।
सीएम के जीवन के दिनों की संख्या के बराबर रोपे जाएंगे पौधे। 1959 में चौहान के जन्म लेने के बाद से 23,360 दिन पूरे हो रहे हैं। आज तो लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं पौधे को रोपेंगी। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और इस दिन पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो बिल्कुल बताने की योजना के जो लाभार्थी हैं उनको प्रति माह 1,000 रुपये दरअसल मिलता है। बजट में योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है और इस मौके पर जन्मदिन के मौके पर जो महिलाएं हैं वो 23,360 पौधे लगाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि सीएम के जीवन के दिनों की संख्या के बराबर पौधे जो है वो रोपे जाएंगे। 1959 में चौहान के जन्म लेने के बाद से आज उन्हें 23,360 दिन पूरे हो चुके हैं। चलिए एमपी से रुक करते हैं यूपी का। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव आज होगा। ब्रजेश पाठक बन सकते हैं एसोसिएशन के चेयरमैन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन यूपी का चुनाव होना है। ब्रजेश पाठक उसके चेयरमैन बन सकते हैं। एसोसिएशन की कार्यकारिणी का आज चुनाव होगा। बता दें आपको कि चुनाव में दूसरे राजनेता भी शामिल हैं। 2004 में कलराज मिश्र जो थे वो चेयरमैन चुने गए थे। 2007 के बाद से दरअसल निर्विरोध चुनाव जो है वो होता रहा है। अब ऐसे में जब ये चुनाव होगा तो देखना होगा कि हालांकि दूसरे राजनेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन 2004 में जिस तरीके से हमने देखा कि कलराज मिश्र चुने गए थे, लेकिन अगर 2007 की बात करें उसके बाद से यहाँ पर निर्विरोध चुनाव जो है वो लगातार होता रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का जब आज चुनाव हो रहा है तो दरअसल ब्रजेश पाठक का नाम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है कि ब्रजेश पाठक जो है वो एसोसिएशन के चेयरमैन बन सकते हैं। जी हाँ, इसमें बड़ी बातें आपको बता दें कि स्वाति सिंह जो है वो संयुक्त सचिव बन सकती हैं। बहुत सारी इसमें पोस्ट हैं। कार्यकारिणी का पूरा क्योंकि गठन होना है, एसोसिएशन भागीदारी बढ़ेगी, ये भी कहा जा रहा है। तो चुनाव में जो दूसरे राजनेता है वो भी शामिल हो रहे हैं। 2004 में कलराज मिश्र जो थे वो उसके चेयरमैन बने थे। अब ब्रजेश पाठक इसका चुनाव लड़ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक जो है वो यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के हेड बन सकते हैं, उसके चेयरमैन बन सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम बता रहे हैं कि स्वाति सिंह जो है वो संयुक्त सचिव बन सकती है, वो भी इसमें चुनाव लड़ रही हैं। एसोसिएशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है इस बार, क्योंकि कई महिलाएं जो हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रही है, कई राजनेता जो हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और अक्सर हमने नहीं ऐसा देखा कि एसोसिएशन जो होती हैं, चाहे नेशनल गेम्स की हम बात कर लें, वहाँ की ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर लें या स्टेट एसोसिएशन की बात कर लें, वहाँ पे राजनीतिज्ञों का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता रहता है। और हम ये देखते हैं कि राजनीतिज्ञ जो रहते हैं, जो राजनेता रहते हैं, वो ये जरूर चाहते हैं कि एक कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन हो जिसके वो हेड बन जाए। और काफी समय तक भारत में ऐसा होता रहा है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नागपुर की। नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कान्होली बारा में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क का उद्घाटन किया, जहां भागवत ने कहा कि हमारी परंपराओं में दुनिया के हर विषय में खोज की गई है। हमारे पास पूर्वजों का दिया बहुत कुछ है। दुनिया की कई समस्याओं को हमारे ग्रंथों में दिए समाधानों से हल किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म और कर्म कांड नहीं बल्कि कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य जो है वो सेवा है। तो मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूर्वजों को दिया बहुत कुछ है, हमारा धर्म कर्म कांड नहीं कर्तव्य है। ये बात वो कहते हुए नजर आए। तो आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर मोहन भागवत पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ते अंतर्धान झाला कुत्रा आणि मग ते जागी इंद्र आला आणि तो म्हणाला तुझी परीक्षा पाहिली, वर माग. तर राजा रणतीदेवानी वर काय मागितला, न तू अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम. मला राज्य नको, मला स्वर्ग नको, मला मोक्षही नको. कामये दुःख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तिनाशनम. दुःखाने तापलेल्या प्राण्यांच्या आधी उपाधीचा विनाश मला करता यावा, एवढंच मला पाहिजे. चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में आज जाट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ में जुटेंगे देश भर के जाट और राज्य सरकार से 7 सूत्रीय मांग की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में आज जाट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया देश भर के जो जाट हैं वो आज जुटने वाले हैं। बिल्कुल, बता दें कि गहलोत सरकार ने एक मांग जो है वो मान ली है इनकी। वीर तेजाजी बोर्ड बनाने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जाट जो है वो लगातार जातिगत जनगणना करवाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। तो जाट महाकुंभ में सियासी दिग्गज भी जुट सकते हैं, ऐसी भी खबर है। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासारा भी वहां पे मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी शामिल होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जाट विधायक महाकुंभ में शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं, राकेश टिकैत शामिल हो रहे हैं, जो लगातार सरकार के
विरोध में बातें करते रहे तो तमाम लोगों का यहाँ पे जमावड़ा जो है वो लगने वाला है। दरअसल जाट समुदाय जो है वो एक ऐसा वोट बैंक है रवीश, जिसे लुभाने की कोशिश हर कोई करता है, और यही वजह है कि जाट इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सियासी दिग्गज जो है वो भी आ रहे हैं। कांग्रेस की बात कर लीजिए आप, वसुंधरा राजे की आप बात कर लीजिए, और किसान नेता राकेश टिकैत की आप बात कर लीजिए। तमाम लोग यहाँ पर आने का मकसद यही कि कैसे भी जाटों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जाए। चले बढ़ते आगे। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। फर्जी आधार पर कार्ड बनाने और आगजनी मामले में उन पर आरोप तय होने थे। दोनों ही मामलों में इरफान सोलंकी पर आरोप तय नहीं हो पाए। आपको बता दें कि इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी थी। बता दें आपको कि दोनों ही मामलों में इरफान सोलंकी ने आरोपों से मुक्ति के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, जिस पर सुनवाई के लिए 6 मार्च और 17 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। तो कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। फर्जी आधार कार्ड आगजनी का आरोप लगा है इरफान सोलंकी पर। इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी कराई गई, ये आप देख सकते हैं। पेशी की जो तस्वीरें हैं, कोर्ट में पेशी हुई थी इरफान सोलंकी की। कोर्ट ने सुनवाई है अब अगली तारीख। और अगली खबर बिहार के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर जेडीयू के कई नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं का कहना है कि महंगाई की मार से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। महिलाओं को रसोई संभालने में भी दिक्कतें आ रही हैं। गैस सिलेंडर के दाम भी नहीं, बल्कि सभी खाने पीने के जो दाम है वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं। और लगातार जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई की मार से लोग बेहद परेशान हैं। तो बिहार के मुजफ्फरनगर में महंगाई को लेकर जेडीयू ने विरोध प्रदर्शन यहां पर जाहिर किया। मुजफ्फरपुर में और जेडीयू के जो नेता थे उन लोगों ने नारेबाजी की सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर महंगाई की मार से परेशान लोगों ने यहां पर बैठ करके प्रदर्शन किया। धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई चरम पे है और गैस सिलेंडर में ऐसा आग लगा हुआ है कि महिलाएं फिर दोबारा वापस गांव के खेतों में जाके लकड़ी चुनने पे मजबूर हो रही है। इसके वजह से हम लोग इसका विरोध करते हुए यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। हर एक चीज़ में महंगाई, या तो अनाज पे हो या किसी भी चीज़ का अगर लीजिएगा तो महंगाई केंद्र सरकार द्वारा चरम पे है। इसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, खाद्य पदार्थों का दाम अनाज छू रहा है। गरीबों की थाली का निवाला इस केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार छीन रही है। गरीबों को अनाज देने का जो वादा उसने किया था, हर थाली में भोजन देने का वादा किया था, उससे ये सरकार मुकर रही है। हमारे साथी अभी कह रहे थे, जो जिस सिलेंडर का दाम 600, 800, 900 होता था, उस सिलेंडर का दाम आज की तारीख में 1200 और 1300 रुपया है। बिहार से जुड़ी हुई अगली खबर है। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीना सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि मीना सिंह पिछले कई महीनों से पार्टी में जरूर थी, लेकिन सक्रिय वो नहीं थी और पार्टी की तरफ से आयोजित किसी भी कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं लेती थी। हालांकि उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी की तरफ से आयोजित किसी भी कार्यक्रम में वो भाग नहीं लेती थी। ऐसे में उनके पार्टी से इस्तीफे देने की खबर सुनने के बाद से पार्टी की सेहत पर कोई इसका सीधा असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आरा से उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट मिलने को लेकर आशंका थी, जिसे वो ताड़ गई थी। इसकी वजह से उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि जेडीयू से एक बड़ी नेता जो है उनकी, जेडीयू को उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन जो उनकी फिलहाल जेडीयू में राजनीति में सक्रियता थी वो बहुत ज्यादा ना के बराबर थी, बहुत कम थी। पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो सक्रिय नहीं रहती थी, कहीं आते जाते नहीं थे। लिहाजा लोगों का ये कहना है कि पार्टी पर उनके रहने या न रहने से कोई असर नहीं पड़ेगा। सच ये है कि नीतीश कुमार जी के साथ मैं कभी जुदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से जंगल राज के युवराज को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है, बिहार की जनता डर गई है। आम आवाम को पुराने दौर की वापसी दिख रही है। ऐसे में जेडीयू के साथ मेरा रहना मुमकिन नहीं।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार की राजनीति के बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से अहम खबर की। यूपी के रामपुर से यह अहम खबर है, जहां पर सपा नेता आजम खान से संबंधित मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट में लगातार गैर हाजिर चल रहे अभियुक्तों की पेशी थी। लेकिन आज भी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अभियुक्त हाजिर नहीं हुए। यानी कि कल की हम बात बता रहे हैं, अब शत्रु संपत्ति के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 14 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक नसीर अहमद खान समेत 5 अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिया है। तो लगातार समन भेजा जा रहा था, लेकिन ये हाजिर नहीं हो रहे थे, फिर मजबूर होकर कोर्ट को इनके खिलाफ वारंट जारी करना पड़ा है। हालांकि ये जमानती वारंट है, अब कोर्ट ने कह दिया है कि आपको पेश होना पड़ेगा। ये आज जो है मुकदमा पड़ा संख्या 312/19 जो शत्रु संपत्ति से संबंधित मामला है, वह आज लगी थी और उसमें पिछली तिथि पे जो है जो अभियुक्तगण नहीं आ रहे थे उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा समन जारी किया गया था। आज सबक तामीला रिपोर्ट प्राप्त हुआ था। पत्रावली में 7 अभियुक्त जो हैं जो अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आ रहे थे और जो समन गया था उस समन में जो है 2 लोगों का समन तामीला पर्याप्त नहीं था और लोगों का समीला पर्याप्त था, लेकिन वो उपस्थित नहीं आए थे, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो है BW जारी किया गया है। तो ये आपने देखा, कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है और कहा है कि पेश होना पड़ेगा, और साथ ही साथ समन लगातार कोर्ट की तरफ से भेजे जा रहे थे, लेकिन ये लोग हाजिर नहीं हो रहे थे। फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।